press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ए गर्ल विथ बास्केट, टोकरी के साथ एक लड़की। यह लेसन W.C. डुगलस के द्वारा लिखा गया है। वह एक विदेशी नागरिक हैं, भारत घूमने आए हैं, भारत की लोकेशन लेना चाहते हैं। तो वह सन 1950 में भारत आए और यहाँ पे शरणार्थी धार्मिक उन्माद के कारण, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग अपने रास्ते भूल गए और भारत आए। यहाँ आकर के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार के साथ छोटे मोटे धंधे करने लगे। उन धंधों के द्वारा जो भी उन्हें मिलता था उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेखक अमेरिकन है, धनाढ्य देश का है, विकसित देश का है। वह भारत घूमने आया है। भारत की स्थिति को जानने के लिए, भारत के लोगों के जीवन को देखने के लिए वो भारत आया है। यहाँ आकर के वह दिल्ली से हिमालय के, पहले दिल्ली तक तो वह प्लेन के द्वारा आया, फिर दिल्ली से वह हिमालय जाने के लिए ट्रेन का रास्ता चुना। ट्रेन से वह दिल्ली से हिमालय की ओर चलता है। दिल्ली से बरेली तक वह ट्रेन के द्वारा गया। दिल्ली से बरेली तक वह ट्रेन के द्वारा गया और फिर कार द्वारा रानीखेत एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है जो धरती से 6000 फीट की ऊंचाई पे, वह वहां जाता है। फिर 120 मील दूरी अभी हिमालय की रह जाती है रानीखेत से, लगभग 200 किलोमीटर। तो वह ट्रेन में लगभग हर स्टेशन पे रुकते हुए जाता है। वहां पे स्टेशन पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्योंकि लेखक अंग्रेज है, हिंदी नहीं जानता है, वह लोगों से भारत का मुख्य समाचार जानना चाहता है। लेकिन जब वह 10 लोगों से बात करता है तो उसमें 1-2 लोग अंग्रेजी जानने वाले मिलते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। पूरा प्लेटफॉर्म लोगों के द्वारा भरा हुआ था। यह प्लेटफॉर्म किन लोगों के द्वारा भरा गया था? सिख लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सोल्जर्स सैनिक थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रीस्ट माने पुजारी लोग थे, पोर्टर्स सामान बेचने वाले थे, बेगर्स भिखारी थे और छोटे मोटे आइटम बेचने वाले हाकर्स थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. अधिकतर लोग नंगे पांव थे, उनके पैरों में जूते या चप्पल नहीं थे और सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। इसका क्या मतलब है? लोग नंगे पांव क्यों थे? क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारत के लोगों के पास जो है वह 90% लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वे जूते चप्पल खरीद सके। सफेद लूज कपड़े पहनने का मतलब है गर्मी का मौसम था। सफेद कपड़ा गर्मी का कुछ अलग होता है ना, कम गर्मी लगती है सफेद कपड़ा पहनने से, इसीलिए लोग सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। I would ask at 3 people before I could find one who produced. जब मैं 3 लोगों से पूछता था तो उसमें से शायद एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला मिल पाता था। मतलब उस समय टोटल भारत में अधिकतर लोग इलिटरेट थे, अशिक्षित थे,
शिक्षा का अभाव था, क्योंकि स्कूल कम थे, गरीबी थी। गरीबी के कारण हर लोग विद्यालय जा नहीं पाते थे। We would talk world affair every major topic. मैं दुनिया के समाचारों का दुनिया का मुख्य समाचार जानना चाहता था कि आज के पेपर का मुख्य समाचार क्या है। जैसे कि पेपर में लोग हेडलाइन देखते हैं, तो लेखक जो है वह हेडलाइन जानना चाहता था, क्योंकि यहाँ शायद ही अंग्रेजी पेपर ट्रेनों में बिकता होगा, नहीं तो हिंदी पेपर ही बिकता था। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। आज का मुख्य समाचार क्या है? क्या है मुख्य समाचार आज के दिन का? इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील अ पल्स ऑफ नेशन। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की नर्व्स को टटोलना चाहता था कि भारत देश में कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एडिटोरियल रिपोर्ट्स। यहाँ के कार्यालयों के आंकड़ों को मैं जानना चाहता था और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना चाहता। द रोड ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इन इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। रेलवे लाइन एक कृषि प्रधान क्षेत्र से जा रही थी, माने रेलवे लाइन के किनारे कृषि प्रधान क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन अपर गंगा रिवर। यह गंगा का समतल मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। समुद्र के तल से या समुद्र से इस मैदान की, इस क्षेत्र की ऊंचाई हजारों फीट ऊपर थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विथ फ्लड वाटर। उस समय गंगा का पानी भूरे रंग का दिखाई देता था, क्योंकि बाढ़ का समय था। बाढ़ में गंगा का पानी गंदा हो जाता है, बालू मिक्स होने के कारण, और सुनहरे रंग का दिखाई देता है। इट ओवरफ्लो इंडल्टिंग 1000 एकड़ ऑफ राइस। यह गंगा का पानी धान के हजारों एकड़ जमीन में फैला हुआ था, इसीलिए इसे गंगा का समतल मैदान कहा जाता है। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ग्रास। और ये रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ तो गंगा का समतल मैदान था, जहां कृषि प्रधान क्षेत्र था, खेती होती थी, और उत्तर घना जंगल था। बहुत बड़ी बड़ी घासें उस जंगल में उगी हुई थी। हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री द होम ऑफ टाइगर्स। इतनी बड़ी बड़ी घासें थी कि जिसमें मनुष्य का सिर ढक जाता। इसीलिए इन घासों के अंदर तमाम जंगली जीव, जंगली जानवर निवास करते थे, जैसे टाइगर, चीता, एलिफेंट, हाथी, पाइथन्स, अजगर एंड कोबराज और कोबरे सांप। माने इन जंगलों में चीते, हाथी, अजगर और कोबरे सांप जैसे जीव रहते थे। Everywhere else was the flat and running the horizon, but dotted here they were by sacred banyan tree or rose of the parker tree. पूरा जंगल घासों, वनस्पतियों से भरा हुआ था। जहां तहां बरगद के पेड़ और पाकर के पेड़ दिखाई देते थे। Shaped like elm, and some of them, having thick twisted trunk. कुछ बरगद के पेड़ों से हाथी के सूंड जैसी झुर्रियां लटकी हुई थी। Hot humid air was moving in from the southwest.
दक्षिणी और पश्चिमी नम हवा बह रही थी, क्योंकि गंगा के पानी से जो है वह हो करके हवा आती थी, इसलिए गर्म और नम हवा चल रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them, riding underneath. इन वृक्षों के नीचे तमाम बंदर, कुछ मादा बंदर जो अपने बच्चों, जो उनके बच्चे जो है वो उनके पेट से लटके हुए थे, तमाम बंदर दिखाई दे रहे थे। swung up the tree at the station looking for food. स्टेशन पर उस पेड़ पे लटके हुए ये बंदर स्टेशन के लोगों से कुछ भोजन की मांग कर रहे थे, भोजन की चाह कर रहे थे। The villages were past had walls made of mud and mixed with the water and cow dung. रास्ते में जो गांव पड़ते थे, उन गांव के मकान घर मिट्टी और गोबर के बने हुए होते थे, कच्चे मकान थे, कच्ची दीवारें थी। Their peaked roof were thatched with bundle of grass and bamboo poles. उन घरों की के छत बांस और घास फूस से ढके हुए थे। Across the rector, लेकिन ढलुआ, समतल नहीं, उनकी छतें बांस और घास के द्वारा ढलुआ बनाई गई थी। That day the pumpkin vines that grew over them were bloom, trailing speck of yellow over dry walls. इन कच्ची दीवारों के ऊपर से होकर इनकी छतों पे लौकी और कद्दू की लताएं दूर दूर तक फैली हुई थी। At one station my routine was talking with the people of interrupted. एक स्टेशन पे उतर करके मैं वहां के लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता था। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा, बच्चों के एक समूह ने मुझे घेर लिया। बच्चों का एक समूह मुझे घेर लिया। They were selling basket, hand woven red basket with simple design and pattern. ये बच्चे हाथ से बुनी गई टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां बेच रहे थे? हाथ से बनाई गई टोकरियां बेच रहे थे। उन टोकरियों पे कुछ डिजाइन बनी हुई थी। They held the basket high, shouting, but I did not know, but conveying unmistakably their desire. लेखक कहता है कि वे अपनी टोकरियां ऊंचाई पे उठा उठा करके कुछ बोल रहे थे। लेखक कहता है कि उनकी भाषा तो मैं नहीं समझ रहा था, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को मैं जानता था कि ये बच्चे एक टोकरियां बेचना। These were refugee children. ये जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वे गांव के बच्चे नहीं थे, शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their resistance. सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपना रास्ता भूल गए, अपना निवास भूल गए। 9 million people left Pakistan and came to India. 9 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत चले आए। जैसे भारत से कई लाख लोग जो है वो पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान से भी कई लाख लोग भारत चले आए। ड्राइवन बाय द फियर्स ऑफ रिलीजियस फंडासिज्म, धार्मिक उन्माद, माने उनके दिमाग में यह था कि मुझे
मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूं तो मुझे मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। उसी के भय से वे पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए कि कम से कम भारत में रहेंगे तो ऐसा तो मेरे पर दबाव नहीं रहेगा। दे वेर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ। ये आने वाले लोग अत्यंत गरीब लोग थे, माने वो अमीर नहीं थे, गरीब थे। दे वेर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। गरीब होने के बावजूद भी इतनी लंबी यात्रा पे वे निकल पड़े। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड। जो थोड़ा बहुत उनके पास खाद्य सामग्री थी, मतलब पैदल आ रहे हैं, कुंटल 2 कुंटल तो अपने सिर पे लाद के आएंगे नहीं, और गरीब थे तो कुंटल 2 कुंटल उनके पास होगा कहां से। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री उनके पास था, वही लेकर के वो अपनी यात्रा शुरू कर दी। फ्यू बिलोंगिंग, उनका वह भोजन कुछ ही दिन तक चला। Soon they were out of food, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ये बच्चे उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे, उन्हीं के बेटे और बेटियां थे। They are their parents, relatives had gathered in the cities. वे, उनके माता पिता, उनके नाते रिश्तेदार वहां से आने के बाद किसी शहर में रुक गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी मोटी दुकानें लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, हाथ से साधारण वस्तु बनाने लगे। हाथ से साधारण वस्तु जैसे टोकरी है, वो जो घर पे सामान रखा जाता है, दौरी है, बेना है, पंखा, ये सब चीजें छोटे मोटे आइटम्स अपने हाथ से बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट, बाजार में बिकने वाली वस्तुएं बनाने लगे। माने हम ऐसी चीज बनावे जो आसानी से मार्केट में, बाजार में बिक जाए, क्योंकि जब सामान बिकेगा नहीं तो उनकी जीविका चलेगी कैसे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, लेकिन विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह पे, क्योंकि शहर में हर जगह भीड़ नहीं होती। शहर के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे भीड़ अधिक होती है, तो जहां भीड़ अधिक होगा वहीं ना उनका सामान बिकेगा। They lived in cloth gross shed that lined in street. वे शहर की गलियों में कपड़े के तंबू बना करके, घास फूस की झोपड़ियां बना करके निवास करने लगे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family. इन परिवारों की आमदनी ठीक उतनी ही थी जितनी एक साधारण किसान की आमदनी होती है। एक साधारण किसान की जो आमदनी होती है, लगभग वही आमदनी इनकी भी थी। ऑन एन एवरेज $100 a ईयर, माने साल भर में $100 तक इनकी कमाई हो जाती है। साल के 365 दिनों में अधिक से अधिक $100 ये कमा लेते थे। The average skilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. उस समय का साधारण मजदूर 30 सेंट
माने सप्ताह में $2 उस समय का मजदूर कमाता था, वही आमदनी इनकी भी थी। देयर इज 1 मील ए डे, दिन में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, दोनों की ठीक नहीं, दिन में एक बार भोजन मिलता था, दिन भर काम करते थे, एक मीटिंग उनको भोजन मिलता था। एन ऑनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, थोड़ा सा, ये एक कटोरी दाल, विथ मिल्क, या तो एक कटोरी दूध, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, कभी कभी बकरी या बकरे का मांस भी मिल जाता था। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, न इनको चाय मिलती थी, ना ही काफी मिलती थी, ना कोई वसा युक्त भोजन मिलता था, न मिठाई मिलती थी। $100 इज नॉट $2 ए वीक। अरे साल में $100 बहुत अधिक नहीं होता है। उनकी गाढ़ी कमाई टोकरियां पीस की होती थी। वे, उनके माता पिता टोकरियां बनाते थे और उनके बच्चे घूम के उन टोकरियों को बेचते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust. यही कारण था, लेखक कहता है कि यही कारण था कि ये बच्चे हमारे ऊपर टिड्डे की तरह टूट पड़े। जैसे टिड्डा जो है वह फसल पे टूट पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से ये बच्चे जो है हमारे ऊपर टिड्डे की तरह टूट पड़े। एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। लेखक कहता है कि मैं एक अमेरिकन आदमी था, विकसित देश का आदमी था, मैंने खूबसूरत बाजार देखा था, इस प्रकार की बाजार मैंने नहीं देखा था जैसी बाजार इन बच्चों ने लगाई। अब अगला पैराग्राफ देखो कि लेखक विकसित बाजार देखा था, ऐसी बाजार उसने नहीं देखा था। तो लेखक जो है वह बच्चों की भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी भावनाओं को जानता था कि ये बच्चे टोकरियां बेचने के लिए मुझे घेर लिए हैं। तो लेखक मजबूर होता है टोकरी खरीदने के लिए। लेखक कहता है, आई बॉट ए 1 टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। कुछ आने पैसे दे करके लेखक कहता है कि कुछ आने पैसे दे करके, आज की पीढ़ी आना नहीं जानेगी, पैसा जानेंगे लेकिन आना नहीं जान पाएंगे। एक आने में 6 पैसे हुआ करते थे। लेखक एक आना पैसा दे करके एक छोटी सी टोकरी खरीद लेता है। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, फिर दूसरी टोकरी फल रखने वाली टोकरी खरीदता है। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1। ₹1 में एक सुंदर रद्दी कागज फेंकने वाली टोकरी खरीदता है, जिसमें रद्दी कागज फेंका जा सके। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1 में सिलाई का सामान रखने की टोकरी खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, 1-2 आने में कुछ पंखे खरीद लिए हवा करने के लिए। My arms were filled and I had no spent 50 cents. लेखक कहता है कि मेरे हाथ भर गए टोकरियों से, पंखों से, मेरी पूरे बाह भर गई, और अभी लेखक जो है वह ₹50 भी नहीं खर्च कर पाया था।
The children paused in shouting their wares. ये बच्चे जो सामान बेच रहे थे, इस समय उनका कैदी बन चुका था। वे मुझे कैद करके रखे थे। किसी भी तरफ घूम नहीं सकता था। The most diligent and aggressive vendor was a beautiful girl, 9 right in front of me. सबसे इच्छुक एक 9 साल की लड़की थी। सबसे ज्यादा इच्छुक थी। उसके हाथ में केवल एक टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। वह बालिका 9 साल की थी, छोटी थी, इसलिए अन्य बच्चों से पीछे रह गई थी। लेकिन वह बाह उठा उठा करके मेरी तरफ चाहती थी कि मैं उसकी टोकरी खरीदूं। She had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50. एक छोटी सी टोकरी उस लड़की के हाथ में थी, जिस टोकरी को वह ₹1.50 में बेचना चाहती थी। ₹1.50, ₹1.50 में बेचना चाहती थी। और ए ब्यूटीफुल 30 सेंट्स, जो लगभग 20 आने के बराबर होगा, 30 आने के बराबर होगा। शी वॉज अर्नेस्ट प्लीडर। वह बहुत दया भरी निगाहों से मेरी ओर देख रही थी, दयालु निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। देयर वे टीयर्स इन हर आईज, क्योंकि मैंने उसकी टोकरी नहीं खरीदा, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। She pleaded and begged in tone that you would bring any help. वह इस प्रकार से गिड़गिड़ा रही थी कि उसके गिड़गिड़ाहट को, उसके आग्रह के द्वारा कोई भी हृदय जो है वह पिघल सकता था। अगला पैराग्राफ है, My arms were full, मेरी बाहें भर चुकी थी। I had no room left along any need for another baskets. न तो मुझे और टोकरी की जरूरत थी और न मेरे पास उसे रखने की जगह थी। Balancing my basket and fans on my left arm, इन पंखों को अपने बाएं भुजाओं पर रख करके I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited the basket of that young girl. अपने कोट की जेब के दाहिने जेब से, कोट के दाहिने जेब से मैंने एक मुट्ठी चेंज पैसे, वे पैसे लगभग 15 आने के बराबर रहे होंगे, मैंने निकाला और उस छोटी सी लड़की के टोकरी में रख दिया। जब मैंने पैसे उसकी टोकरी में रख दिया और टोकरी नहीं खरीदा बल्कि टोकरी में रख दिया दया के तौर पे, तब उस लड़की ने अपने सिर को ऊपर उठाया। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended gratuity as a substitute. मैं उसे बताना चाहता था कि अब मुझे टोकरी की जरूरत नहीं है, मैं दया के तौर पर ये पैसे तुम्हें दे रहा हूं। I realized at once what offense I had given. लेकिन मैंने तुरंत महसूस कर लिया कि मेरे इस दया का क्या परिणाम होने वाला है। These children of 9 dressed in rags on the edge of starvation. यह 9 साल की बच्ची फटे पुराने कपड़े पहनी हुई, भूख की आग से जल रही है बच्ची, 9 साल की बच्ची जिसके कपड़े फटे चिथड़े हैं, भूखी है।
रेस्ट हर चिन। अब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, रिस्ट इनटू बास्केट, अपनी हाथ टोकरी में डाली, विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसीनेस ऑफ ए लेडी। एक सम्मानित महिला के गर्व की तरह, जैसे कोई सम्मानित महिला गर्व के साथ बोलती है, उसी गर्व के साथ वह गरीब लड़की टोकरी में से पैसे निकाला, हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसे निकाल करके मुझे वापस कर दिया। मानव दया की भीख, भले गरीब थी, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी, भूखी थी, लेकिन वह दया की भीख नहीं लेना चाहती थी। उसने निकाल के पैसे लेखक को सौंप दिया, वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक कहता है कि अब मेरे लिए केवल एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था। क्या कर सकता था लेखक? जब वो लड़की दया की भीख नहीं लेना चाहती थी, तो इसके बाद भाई लेखक क्या कर सकता था? एक ही चारा बचा था कि लेखक उसकी टोकरी खरीदे। आई बॉट द बास्केट। लेखक कहता है कि उसके अभिमान को देख करके, उसके गर्व को देख करके मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। शी विप्ड हर आईज, अब उसने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन टू द प्लेटफॉर्म हैंडेड टू सम ग्रास। प्लेटफॉर्म पर से दौड़ती हुई किसी घास फूस की झोपड़ी की तरफ चली गई। अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, इसने लेखक के हृदय को झकझोर के रख दिया कि भारत जैसे देश में छोटे छोटे गरीब बच्चों की जब यह हाल है, तो बड़े लोगों का क्या हाल होगा? वे कितने गर्व के साथ जीवन यापन करते होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कहता है कि इस कहानी को मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। लेखक कहता है कि मैंने नेहरू जी से बताया कि यही कारण है कि मुझे भारत से अपार प्रेम है। यहाँ के गरीब लोग जब इतने अभिमान के साथ, गर्व के साथ जीवन यापन करते हैं, तो मुझे इस भारत जैसे देश पे बहुत अभिमान है, बड़ा गर्व है, बड़ा प्रेम है मुझे भारत जैसे देश। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, दोज विलेजेस वेयर हाई ऑफिसर्स हैव बोथ प्राइड एंड लिबरी सेंस ऑफ डिसेंट्री सिटीजनशिप। लेखक कहता है कि भारत के गांव को मैंने देखा, भारत के शहरों को देखा, भारत के कार्यालयों को देखा, लेकिन यहाँ के प्रत्येक नागरिक के अंदर अपनी नागरिकता पे गर्व है। भारत का हर नागरिक अपनी नागरिकता पे गर्व करता है। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर स्वतंत्रता का आवेश है। भारत का हर नागरिक चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हम परतंत्र रह के जीवन यापन नहीं करना चाहते। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह छोटी सी बच्ची जो गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, दोनों प्रकार से अशिक्षित थी। न उसे भाषा का ज्ञान था, न ही व्याकरण का ज्ञान था। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स वार्म सोल ऑफ इंडिया। इसने मुझे भारत की आत्मा को दिखा दिया कि भारत की आत्मा कितनी महान है, कि यहाँ गरीब से गरीब लोग भी जो है वह गर्व के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, भीख स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से